Welcome back to my channel, guys. So today we will be discussing about research ethics. Now what are ethics? Ethics क्या है? Ethics मतलब moral, guidelines. हम जनरली ethics का मतलब क्या यूज़ करते हैं कि उसमें ना ethics की बहुत कमी है, मतलब उसमें moral की बहुत कमी है, उसमें मतलब आदर्श, ये वर्ड शायद यूज़ कर सकते हैं, आदर्श, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल. ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल. हम बोलते हैं ना दैट पर्सन इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, मतलब वो बहुत ही गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, मॉरल है, उसमें मॉरलिटी है. तो रिसर्च में भी एथिक्स यूज़ होता है. तो रिसर्च में हम क्या क्या बेसिक एथिक्स देखते हैं, ये सम डिज़ायरेबल एलिमेंट्स टू इंश्योर एथिक्स इन रिसर्च. क्या क्या चीज़ें होने से हमारी रिसर्च एथिकल होती है. द नंबर 1 इज़ ऑनेस्टी. ऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग डेटा, रिजल्ट्स, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स एंड पब्लिकेशन स्टेटस. ऑनेस्टी होनी चाहिए, सच्चाई. जो आप डेटा रिपोर्ट कर रहे हैं, रिज़ल्ट लिख रहे हैं, उसमें सच्चाई होनी चाहिए. Objectivity to avoid bias in experimental design, data analysis, interpretation and peer review. ऑब्जेक्टिविटी, हमारा उद्देश्य यही रहना चाहिए कि हम बायस को अवॉइड करें. बायस मतलब किसी भी पक्ष की ओर ज़्यादा झुकाव. एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पक्ष के लिए रिसर्चर का एक झुकाव है, वैसा नहीं होना चाहिए. अनबायस्ड रहना चाहिए, बिल्कुल पार्शियल नहीं होना चाहिए. द थर्ड थिंग इज़ इंटीग्रिटी होना चाहिए. एक्टिंग विथ सिंसियरिटी, स्ट्राइविंग फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट एंड एक्शन. केयरफुलनेस टू अवॉइड केयरलेस एरर. केयरफुलनेस होना चाहिए, एकदम केयरलेस एरर्स नहीं रिसर्चर को करना चाहिए. एंड नेग्लिजेंस एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. नेग्लिजेंस भी नहीं रहना चाहिए. नंबर 5, ओपननेस इन शेयरिंग डेटा, रिजल्ट्स, आइडियाज़, टूल्स, रिसोर्सेज एंड ओपननेस टू क्रिटिसिज्म एंड न्यू आइडिया. ऐसा नहीं कि मतलब मैं किसी को नहीं बोलूँगा, डेटा शेयर नहीं करूँगा, रिजल्ट शेयर नहीं करूँगा, आइडियाज़ शेयर नहीं करूँगा. ओपननेस एक रहनी चाहिए. Respect for intellectual property rights such as patent, copyright and other forms of intellectual property. अगर किसी चीज़ का किसी का कॉपीराइट है या उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो उसको हमें सम्मान देना पड़ेगा, हमको रेस्पेक्ट करनी है उस चीज़ की. कॉन्फिडेंशियलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल रिकॉर्ड एंड प्राइवेसी इशूज़. मतलब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम देख रहे हैं. द फॉलोइंग इज़ अ जनरल समरी ऑफ सम रिसर्च एथिकल गाइडलाइन. ये हमारी कुछ गाइडलाइंस है, एथिकल गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स दैट वेरियस कोड्स एड्रेस. तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी एक रहनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि किसी की चीज़ों को हम चुरा लेते हैं, मतलब प्लेगियरिज्म नहीं होना चाहिए. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपने खुद का चीज़ सब कुछ एकदम मतलब सबको दिखा दूँ, या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. वो भी एथिकल ग्राउंड में कंसिडर होता है. कॉन्फिडेंशियलिटी कम्युनिकेशन में होनी चाहिए. मतलब मैं किसी दूसरे की चीज़ सबको बोले फिर रही हूँ, किसी दूसरे रिसर्चर ने जो रिसर्च किया है सपोज़, तो मैं उसको बोले फिर रही हूँ बाकी सबको, तो वो तो अच्छी बात नहीं है, वो एथिकल नहीं है, वो अनएथिकल हो जाती है. तो दैट इज़ द 7th पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए. नंबर 8 इज़ रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन विद द एम टू सर्व द सोसाइटी. पब्लिकेशन अच्छी पब्लिकेशन होनी चाहिए. कोई डुप्लीकेट पब्लिकेशन में अगर कोई रिसर्चर अपना पेपर पब्लिश करता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो फालतू का है. तो पब्लिकेशन अच्छा होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल और अच्छा. नंबर 9, रिस्पॉन्सिबल मेंटरिंग इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग रिसर्च स्टूडेंट. रिसर्च जो स्टूडेंट होते हैं उनको अच्छी तरह से गाइड करना पड़ेगा. रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स को रिस्पेक्ट. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टू सर्व द सोसाइटी एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर.
Non-discrimination against colleagues or students on the basis of sex, race or factors that are not related to their scientific competence and integrity. भेदभाव नहीं होना चाहिए कलीग्स के बीच या स्टूडेंट्स के बीच. Enhancing competence for own professional advancement or lifelong learning and taking steps to promote competence in science as a whole. Ensuring legality of the whole process by obeying relevant laws, that is institutional and governmental policies. जो भी laws है, जो भी कायदे कानून है, तो वो सबको हमें मानना पड़ेगा. लीगलिटी को इंश्योर करके ही रिसर्च करना पड़ता है. और एनिमल केयर, ऐसा नहीं कि डिज़ाइन मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइम अगर कोई एनिमल्स के साथ आपका कोई रिसर्च है तो वहाँ पर एनिमल्स का कोई मतलब एनिमल केयर करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि उनको कोई हार्म पहुँचाई गई, तो वैसा एकदम नहीं करना चाहिए कोई भी रिसर्चर को. Now we will see some research ethical concerns in the context of researcher. मतलब रिसर्चर के कॉन्टेक्स्ट में जो रिसर्च कर रहे हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें बहुत बुरी होती है और वो उनको ख्याल रखना चाहिए. द नंबर 1 इज़ फैब्रिकेटिंग बिहेवियर. तो पहले मैं आपको ये बोल दूँ कि फैब्रिकेटिंग का मतलब क्या है. फैब्रिकेट मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ. फैब्रिकेटिंग मतलब खुद ब खुद एक मैंने स्टोरी बना ली जो कभी हुआ ही नहीं वास्तव में. मतलब आई मेड अप ए स्टोरी माई सेल्फ एंड दैट स्टोरी never happened in any of the experiments that I did. तो फैब्रिकेटिंग बिहेवियर इज़ क्रिएशन ऑफ स्पूरियस डेटा बाय रिसर्चर. स्पूरियस मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ जो कभी उसने किया ही नहीं. तो सपोज़ एक रिसर्चर ने एक थीसिस लिखी या कुछ भी उसने रिसर्च जो किया उसने पेपर में, तो ऐसा उसने लिखा कि उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जहाँ पर वो 2 ग्रुप पेशेंट्स को देख रहे थे. तो एक ग्रुप में ऐसा हुआ, दूसरे ग्रुप में ऐसा हुआ, पर जो भी उसने उस पेपर में लिखा वो कभी उसने किया ही नहीं. वो एक्सपेरिमेंट उसने किया ही नहीं और उसने एक पेपर बना दिया, उसने एक रिसर्च लिख दिया एक पेपर में कि मैंने ये सब किया एक्सपेरिमेंट और मुझे ये रिज़ल्ट मिला, पर उसने ऐसा किया ही नहीं. वो एक जस्ट ही मेड अप ए स्टोरी. तो ये एकदम ही एक रिसर्च सीन है, ये एक सीन है. 3 कार्डिनल सीन्स होते हैं रिसर्च में. एक है फैब्रिकेटिंग बिहेवियर, एक है फॉल्सिफिकेशन एंड द थर्ड वन इज़ प्लेगियरिज्म. दीज 3 आर कॉल्ड द कार्डिनल सीन्स ऑफ रिसर्च. जो ये 3 करेंगे तो एकदम ही नहीं करना चाहिए, दैट इज़ एन अनएथिकल थिंग. तो फैब्रिकेटिंग मतलब खुद ब खुद एक स्टोरी बना लेना. क्रिएशन ऑफ स्पूरियस डेटा बाय रिसर्चर, दे आर रिकॉर्डिंग एंड ड्राइंग इन्फरेंसेस. और उस मनगढ़ंत कहानी से ही एक इन्फरेंस को ड्रॉ कर लेना. द सेकेंड वन इज़ फॉल्सिफिकेशन. नाम से ही पता चल रहा है फॉल्सिफिकेशन. फॉल्सिफिकेशन मीन्स आपने सचमुच का ही एक रिसर्च सपोज किया है, पर आपने डेटा के साथ छेड़खानी की है, आपने डेटा को मैनिपुलेट किया है. सपोज़ कहीं पे आपने कुछ नंबर्स है तो आपने उस नंबर्स को ही बदल दिया. क्यों बदल दिया? ताकि आप कंक्लूशन एक अच्छा ड्रॉ कर सके, आप अपनी कंक्लूशन को सपोर्ट कर सके. इसलिए आपने डेटा को ही बदल दिया, ओमिट कर दिया या कुछ एडिशन कर दिया, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो इन दोनों में बहुत ही एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है. दोनों एक टाइप के लगेंगे आपको, पर दोनों एक होते नहीं हैं. मीन्स बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. फैब्रिकेटिंग मतलब एक कहानी बना लेना, एक झूठ मूठ की कहानी. और फॉल्सिफिकेशन मतलब कहानी ठीक है, पर आपने उसके अंदर जो डेटा है उसके साथ छेड़खानी की है. तो इट मैनिपुलेट्स द रिसर्च material, equipment and processes or changes or omits data or results such that the research is not accurately represented in the research record. And the third one, the most common and the most
वेल नोन वन इज़ द प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म तो आप सभी को पता है, इट इज़ द एक्ट ऑफ एप्रोप्रिएटिंग समबडी एल्स आइडिया, किसी दूसरे की आइडिया को मैंने अपना बना लिया। थॉट्स, पिक्चर्स, theories, words or stories and presenting those as your own. Now plagiarism are of three types. The first one is intracorpal. Intracorpal, a case of plagiarism where one student has copied from another in the same submission. मतलब एक स्टूडेंट ने किसी दूसरे से कॉपी तो किया है, पर वो दोनों ही सेम सबमिशन के थे, सेम ही वर्क में दोनों रिसर्चर थे, पर एक ने दूसरे से कॉपी कर लिया। इंट्राकॉर्पल, ए केस ऑफ प्लेगियरिज्म वेयर वन स्टूडेंट हैज़ कॉपीड फ्रॉम अनदर इन द सेम सबमिशन। एक्स्ट्राकॉर्पल, वेयर ए स्टूडेंट हैज़ कॉपीड द मटेरियल फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, मतलब गूगल से या किसी और ऑथर के किसी एक रिसर्च पेपर से, मतलब एक्सटर्नल। इंट्रा मतलब खुद के ही बीच में से किसी दूसरे, मतलब एक ही साथ काम कर रहे थे तो उसके से मैंने चुरा लिया। एक्स्ट्रा कॉर्पल मीन्स गूगल से मैंने ले लिया, किसी दूसरे रिसर्चर के चीज़ों से मैंने चुरा लिया, तो दैट इज़ एन एक्स्ट्रा कॉर्पल प्लेगियरिज्म। एंड ऑटो प्लेगियरिज्म तो सबसे, मतलब क्या बोलूँ मैं, ऑटो प्लेगियरिज्म इट इज़ साइटिंग वंस ओन वर्क विदाउट एक्नॉलेजमेंट, मतलब खुद के ही दूसरे किसी पुराने रिसर्च पेपर से मैंने चुरा लिया। अपने प्रेजेंट रिसर्च को ठीक करने के लिए मैंने खुद के ही वर्क से कुछ चीज़ें मैंने ले ली, कॉपी कर ली। And the fourth one is another that I took, that is a duplicate publication. And remember that these all things are in your KVS Madan book. So if you have this book, then you don't need to worry. But this video is for those who don't have the KVS Madan book of paper 1. So duplicate publication, it is publishing same data and same result in more than one publication or journal. डुप्लिकेट पब्लिकेशन मतलब नाम से पता चल रहा है कि एक ही चीज़ को मैंने अपने दोनों पब्लिकेशन, दोनों जर्नल में मैंने एक ही चीज़ दे दिया। पब्लिशिंग द सेम डेटा सेम रिज़ल्ट, मैंने अपने दोनों जर्नल्स में एक ही चीज़ दे दी। सो दैट इज़ डुप्लिकेट पब्लिकेशन। सो आई होप दिस वीडियो वुड बी बेनिफिशियल to some of you who really need this book or who has still not bought this book. And I hope you will enjoy this video and will gain some benefit from it. And if you do, then please subscribe to my channel. Please like this video and stay tuned to my channel.